हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमने पाठ पढ़ रहे हैं भू संसाधन एवं कृषि। क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही है। इसमें हमने संसाधन को भूमि के रेफरेंस से पढ़ा। हमने यहाँ पर भू उपयोग के वर्गीकरण पढ़ चुके हैं अब तक। साथ में हमने इस पढ़ा कि जो भूमि होती है, संसाधन होती है, इस सारा संपत्ति संसाधन भी होती है, निजी संसाधन भी होते हैं। इस प्रकार से पढ़े। आज हमने रबी और खरीफ भी पढ़ा, जायद भी पढ़ा। आज हम अनाज कृषि के अंदर जो उत्तम अनाज है उसमें हम लेंगे चावल। हम चावल पढ़ेंगे आज। देखिए, चावल किस प्रकार की कृषि है आपको बताया था मैंने कि चावल, मैंने जब आपको कभी पढ़ा होगा आपने, जब आपने बात करी है कि गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रधान और गेहूं प्रधान, तो चावल प्रधान को मानसूनी क्षेत्र की कृषि कहा जाता है जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो यहां पर पहली बात तो ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। मानसूनी बात करी तो ये कौन सी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। और ये क्या होती है? ये हमारे खरीफ के रूप में बोई जाती है। ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है। वर्षा अगर बात करें तो वर्षा जो है यहां पर है 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान जो होना चाहिए वो है आपका यहां पर, अगर आप बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम तापमान, ज्यादा तापमान होता है यहां पर। ठीक है। अच्छा, और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, चूंकि इसमें पानी नमी चाहिए थोड़ी सी मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी कैसी रहती है? जलोढ़ मिट्टी की रहती है। कैसी रहती है? जलोढ़ मिट्टी यहां पर रहती है। ठीक है, सोचो 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है। अच्छा, अब यहां मैंने बताया कि यहां पर पानी भी चाहिए और तापमान भी अच्छा हो, तो वहां पर ये अच्छी कृषि हो जाती है। तो हम क्षेत्र की बात करते हैं। हम यहां पर क्षेत्र को अगर हम नक्शे में लें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक मिनट देखते हैं हम। देखिए आप यहां पर देखिए चावल के हम लेते हैं, मतलब आप देखिए यहां से हमारा मानसून चलता है और मानसून आपके यहां से भी चलता है बंगाली खाड़ी से, और ये टकरा कर यहां आता है। जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर आता है, इसका पानी कम हो जाता है। तो देखिए यहां पानी कम होता है। ये यूपी का भाग है। ये यूपी का कौन सा भाग है? ईस्ट भाग। यहां से पूरा वाला भाग है, ईस्ट पूरा वाला भाग है। तो चावल कहां होगा? चावल यहीं पर होगा। आपके जो पूर्वी यूपी वाला भाग है वहां पर, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और पूरे उत्तरी पूर्वी भारत में आपको चावल मिल जाएगा। और चावल कहां होगा? और चावल मिल जाएगा आपको पंजाब में, हरियाणा में, और आपके उत्तरी राजस्थान में मिल जाएगा आपको। यहां क्यों मिलेगा? यहां मिलेगा आपके सिंचाई के कारण। सिंचाई के कारण मतलब हरित क्रांति के कारण यहां पर चावल की पैदावार होती है। ठीक है, तो ये इसके क्षेत्र हो गए। चावल कहां होता है? वो हमेशा होता है बारिश वाले क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, तो यहां पर हम क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र देखिए, क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आएगा उत्तरी पश्चिमी भारत का शुष्क, लेकिन कैसा क्षेत्र हो? सिंचित क्षेत्र हो। शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र हो। और इसमें हम बात करेंगे जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान, ठीक है, जिसमें आपका आएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। और यहां पर चावल क्यों है? तो यहां पर लगाएंगे आप, हरित क्रांति के कारण है। हरित क्रांति के कारण यहां पर चावल है। और सिंचाई के कारण है। सिंचाई किसके कारण? इंदिरा गांधी नहर के कारण। इंदिरा गांधी नहर के कारण यहां पर चावल है। ठीक है। अच्छा, और क्या है? और देखिए आप ये देखते हैं दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में क्या होता है कि जो चावल जो होता है, वो चावल आप ये देखेंगे कि वहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है। वहां पर अनुकूल जलवायु पाई जा रही है। दक्षिणी भारत में तापमान भी ज्यादा है, जो हमको चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान भी ज्यादा है, और आर्द्रता भी है। इसलिए यहां पर चावल की 3 किस्में बोई जाती है। चावल की 3 किस्में बोई जाती है। 3 किस्में। पहली तो होती है अपनी अमन, पहली होती है अपन ओस, पहली अपनी होती है ओस, अमन और बोरो।
ओस जो होती है वो होती है आपके ग्रीष्म काल में, अमन होती है वर्षा काल में, और बोरो होती है शीतकाल में। ये मैंने आपको समझाया भी था किस तरीके से होती है, क्योंकि ओस आपने कहा ओ अमन बोराला, ओ अमन बोराला, और पहले गर्मी आती, फिर बारिश आती, फिर शीतकाल होती है। 3 प्रकार की। पूछे क्यों होती है, तो दक्षिणी भारत में तापमान, उच्च तापमान व आर्द्रता के कारण चावल की 3 किस्में पाई जाती है। और वैसे चावल की 3 किस्में कहां भी होती है, ये पश्चिम बंगाल में और असम के अंदर भी ये चावल की 3 किस्में होती है। ठीक है, यहां पर। अच्छा, आप ये समझ गए। और देखें कि भारत जो होता है वो विश्व के 21.9% चावल का उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है। और इस कारण भारत पहले नंबर पर चीन है, और दूसरे नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। इसमें हम ये देख सकते हैं, देखिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो यहां पर आएगा पहले आपका आएगा पश्चिम बंगाल, फिर यूपी, और फिर आएगा बिहार। और प्रति हेक्टर उत्पादन सर्वाधिक, प्रति हेक्टर उत्पादन जो होगा सर्वाधिक, वो होगा आपके पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में। तो ये आपकी चावल का हो गया है। चावल में क्या पढ़ा आपने, वापस रिपीट कर लेते हैं। चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय फसल है, ये पढ़ लिया। खरीफ की फसल है, और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, तापमान 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मिट्टी जलोढ़ होती है। आपके क्षेत्र बता दिए मैंने आपको। अच्छा हाँ, इसमें क्षेत्र रह गया बेटा, एक क्षेत्र और रह गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान। दूसरा जो क्षेत्र आएगा वो आपके पास में है पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी भारत। उत्तरी पूर्वी भारत, ये 2 क्षेत्र हो जाएंगे। पहले रह गया था, आप सो देख लीजिएगा। अच्छा, और फिर आपके पास में आपके यहां पर चावल है, तीनों बार में बोया जाता है। ये खरीफ के रूप में, आपके यहां पर खरीफ की ऋतु के रूप में, ये आपके रबी में, और ये जायद में बोया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गेहूं। देखिए गेहूं क्या है, गेहूं भी आपके भारत के अंदर प्रमुख खाद्यान्न के अंदर आता है। गेहूं एक तरीके से शीतकालीन फसल है, ये सर्दियों के अंदर बोई जाती है, अक्टूबर सर्दियों में बोई जाती है। और ये इसमें वर्षा की आवश्यकता नहीं, सिंचाई की जाती है क्योंकि वर्षा नहीं आती है। इसलिए गेहूं क्या है, एक शीतकालीन फसल है। पहली बात तो शीतकालीन फसल है, और इसको रबी की फसल कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, रबी की फसल कहते हैं। वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए इसके अंदर। और मिट्टी कितना मिट्टी होनी चाहिए इसकी, दोमट मिट्टी है इसकी, दोमट मिट्टी। और तापमान की बात करें तो तापमान इतना नहीं चाहिए, तापमान इसमें चाहिए आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में, और ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों तक का तापमान चाहिए। 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। ठीक है, ये अपने गेहूं की फसल के बारे में है। अब देखिए गेहूं की फसल के लिए खास बात क्या है कि गेहूं की फसल जो होती है वो शीतकालीन फसल है, रबी की फसल है। तो यहां पर बारिश नहीं होती, सिंचाई के साधन में सिंचाई होती है। लेकिन शीतकाल में जब मावठ हो जाती है, शीतकाल के अंदर जो बारिश होती है जिसको मावठ कहते हैं, वो इस फसल के लिए क्या होती है, बहुत लाभदायक हो जाती है। ठीक है, एक बात और देखिए, दक्षिणी भारत में चूंकि तापमान ज्यादा रहता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर समझिए कि वहां पर क्या होता है कि हमारे यहां पर तो रबी की फसल है उत्तरी भारत में, तो आप कब बोएंगे, आप इसको बोएंगे अक्टूबर में और काटेंगे इसको आप मार्च तक। लेकिन दक्षिणी भारत में इसको आप बोएंगे अक्टूबर में, लेकिन ये दिसंबर जनवरी तक इसको काट लिया जाता है, क्योंकि तापमान होने के कारण पक जाती है। इसके कारण यहाँ के जो गेहूं होते हैं वो थोड़े से मोटे दाने के होते हैं, लाल दाने के करीब होते हैं। तो यहाँ के जो गेहूं होते हैं, तो गेहूं कैसे होते हैं दक्षिणी भारत में, जो लाल दाने वाले होते हैं उनको, तो लाल दाने वाले जो गेहूं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं। और ये कहां होते हैं, ये काली मिट्टी के क्षेत्र में होते हैं। और एक एमर गेहूं भी होते हैं, एमर, ये गेहूं इतने अच्छे नहीं होते जितने उत्तरी भारत के होते हैं, और ये कहां पर होते हैं, तमिलनाडु के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने गेहूं के बारे में पढ़ा। गेहूं होता है
वो विश्व के जो 12.8% जो उत्पादन होता है वो भारत में होता है, भारत में होता है। इस कारण ये भी कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान होता है। विश्व में इसका कौन सा स्थान है, दूसरा होता है। अगर हम सर्वाधिक उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर है आपका यूपी, फिर है एमपी, फिर है पंजाब और फिर है हरियाणा। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो उसमें आता है पंजाब और हरियाणा। कोई पूछे क्यों आता है, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि रबी की फसल होने के कारण यहां पर क्या चाहिए, सिंचाई। तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। और सिंचाई क्यों मिल रही है यहां पे, क्योंकि हरित क्रांति के बाद में यहां पर आपके पास में बीज भी उन्नत है और आपके पास में सिंचाई भी है। सिंचाई किसके कारण है, सिंचाई आपके है इंदिरा गांधी नहर के कारण, इंदिरा गांधी नहर के कारण। ठीक है, तो ये आपका खाद्यान्न के अंदर हो गया, उत्तम अनाज हो गए गेहूं और चावल। अब हम बात करते हैं मोटे अनाज की। और मोटे अनाज में हम अब पढ़ेंगे, हमको ज्वार पढ़ना है, हमको बाजरा पढ़ना है, हमको मक्का पढ़ना है। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ज्वार। तो पहला पढ़ते हैं हम ज्वार। देखिए ज्वार कैसी फसल है, आपको पता ही है कि ज्वार एक शुष्क फसल है, तो शुष्क सहनीता की फसल कह सकते हैं। यहां पर ये गर्मी के तापमान पर कम वर्षा में भी ये उग जाती है। एक तरीके से हम बात करें तो कैसी फसल है, तो हम बात कर सकते हैं इसको कि उत्तरी भारत में तो ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ की। लेकिन दक्षिणी भारत में ये जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों की है। मैंने आपको लिस्ट बनाई थी, उसमें आप देखिएगा, रबी और खरीफ दोनों की। क्योंकि दक्षिण भारत में पानी तापमान कुछ क्षेत्रों में ज्यादा भी रहता है, कुछ में कम भी रहता है। ठीक है, तापमान की बात या वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा यहां पर आपको चाहिए 60 सेंटीमीटर तक, यानी 75 से कम चाहिए, यानी 60 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए 60 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। तापमान आपको चाहिए 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए इसमें। मिट्टी कैसी चाहिए आपको, मिट्टी अब आप सोचिए कि सर आप बोलेंगे सर पंजाब हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा ज्वार, क्योंकि वहां पर वर्षा 60 सेंटीमीटर से ज्यादा है, आपका तापमान वहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है इस कारण। लेकिन मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी चाहिए या तो हल्की दोमट मिट्टी, पूर्णतः नहीं चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी, या फिर काली मिट्टी के अंदर भी ज्वार उग जाता है, काली मिट्टी में भी ज्वार उग जाता है। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। अब इसमें खास बात ये देखिए आप कि ज्वार के अंदर ये रहता है कि ज्वार शुष्कता, अगर मतलब मान लीजिए बारिश नहीं आती है तो इस शुष्कता को भी सहन कर लेता है। और अगर मान लीजिए ज्वार के अंदर अगर थोड़ी देर तक पानी आ गया आपके पास में, अगर मान लीजिए पानी भरा रहेगा थोड़ा सा, तो उसको भी, ये नमी को भी थोड़ा सा सहन कर लेता है। इसलिए इसको हम शुष्क नेक्स्ट पे कर लेते हैं, इसको शुष्क सहनीयता फसल भी कहते हैं। इस शुष्कता को सहन कर लेता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जुलाई का मौसम आता है, जब बारिश आने वाली होती है, उससे पहले ज्वार को उगा लिया जाता है। आप देखना सिंचाई के द्वारा कैसे भी करके ज्वार की बुआई कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए हम बात करें जून है, जुलाई है ना, तो अगस्त तक हमारी बारिश आ रही है, जुलाई तक, तो हम क्या करते हैं, इसको जून से पहले ही हम इसकी सिंचाई के द्वारा इसकी फसल को बुवा देते हैं, फसल को बो देते हैं, बीजों को बो देते हैं, है ना, बुआई कर लेते हैं सिंचाई के माध्यम से। और जब बारिश आती है तब इसके अंदर ये अच्छी तरह से फसल हो जाती है। एक खास बात भी होती है क्योंकि ये चारा फसल, ये चारा भी होता है इसमें, तो इसका जो चारा होता है वो जब गर्मी में होता है उसको जानवर को नहीं दिया जाता है। बारिश होने के बाद में, अच्छी बारिश होने के बाद में जो चारा होता है वो पशुओं को दिया जाता है, क्योंकि पहले इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं जो पशुओं को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये शुष्क सहनीता फसल है, ये आप समझ गए। अच्छा, हम इसको अगर बात करें तो ये मध्य भारत, अगर हम बेसिकली बात करें, या दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है।
और इसमें सबसे नंबर 1 पर जो है, नंबर 1 पर जो उत्पादक राज्य है वो है महाराष्ट्र। वो कौन सा है? महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर उत्पादक राज्य। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ज्वार है उत्तरी खरीफ और रबी, उत्तरी भारत में खरीफ है, दक्षिणी भारत में रबी और खरीफ दोनों में आता है। वर्षा 60 सेंटीमीटर है, गेहूं से भी कम है, चावल से भी कम है। तापमान थोड़ा ज्यादा है ना। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, इसी कारण न तो ये आपके कहाँ उग रही है, न तो आपकी उत्तरी आपके राजस्थान में उग रही है, न पंजाब हरियाणा में उग रही है, न यूपी में उग रही है। आपको रटना नहीं, समझना है। ज्वार कैसी है? शुष्कता, थोड़ी शुष्कता को सहन कर लेती है। तो ये क्या बात करी थी अपन ने? शुष्क सहनी का फसल है। और ये इसके अलावा चारा वाली फसल भी है। मध्य भारत, दक्षिणी भारत के अशुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है और महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। ये हमारा ज्वार हो गया। अब ज्वार के बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, मोटे अनाज के अंदर हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाजरा। वो हम पढ़ेंगे बाजरा। देखिए, बाजरा आपको पता है कि ये और भी शुष्कता सहन करने वाली फसल है। यहाँ पर जो आपकी वर्षा होती है ये आपके 60 से भी कम जाती है, 30 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। तापमान की बात करें, तापमान ज्यादा हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए होती है। तो ज्वार से ज्यादा शुष्कता को सहन करती है। इस कारण इसके जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन से होंगे? वो आपके उत्तरी पश्चिमी भारत का जो मरुस्थल है उसमें हमारा पश्चिमी राजस्थान है, वो क्षेत्र इसके अंदर ज्यादा आता है। ठीक है, ये यहां पर होती है। और इसमें अब थोड़ी बहुत गुजरात भी कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र भी कर सकते हैं वर्षा के कारण। मिट्टी कैसी रहती है? मिट्टी रहती है इसमें बलुई मिट्टी रहती है। बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसमें सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है आपका राजस्थान है। ठीक है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र। ये आपके बाजरा के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, मक्का क्या है? मक्का एक खाद्यान्न फसल है, और साथ में चारा फसल भी है। और ये दक्षिणी भारत में ये फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में बोई जाती है। और इसके जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, एमपी और बिहार। कर्नाटक, एमपी और बिहार ये क्या है? सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। एक खास बात और सुनिए आप कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र में, हम बात करें कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटा अनाज उगाया जाता है। 16.5% भाग पर। और उस पे जो नंबर 1 है वो आता है ज्वार। जो मोटे अनाज में सबसे ज्यादा जो उगाया जाता है वो है ज्वार। तो ये आप मोटा अनाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दालें। क्या पढ़ेंगे? दालें। देखिए, दालें हम पढ़ चुके हैं। दालें पूरे हमारे भारत की 11% भूभाग पर उगाई जाती है। साथ में नाइट्रोजन की आवश्यक होती है। और चना और अरहर इसके अंदर जो मुख्य भाग है। तो दालें हम पढ़ रहे हैं। और दालों में जो हम मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चना और दूसरा पढ़ेंगे अरहर। हम चने को लेते हैं। देखिए, चना ये भी एक शुष्क फसल है और ये एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। और आपको बताया था ये फसल कैसी फसल है? ये रबी की फसल है। ये कौन सी फसल है? रबी की। और ये रबी की फसल में कहां उगती है? ये आपके देश के मान लीजिए मध्य में और साथ में उत्तरी पश्चिमी भाग में ये उगाई जाती है। शुष्क स्थानों पर उगाई जाती है, रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। ये एक वर्षा आधारित फसल है। सिंचाई की इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि रबी की फसल है तो सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये आपको मैं बता चुका हूं। खरीफ में नहीं होती है। और इसमें क्षेत्र जो होंगे, सर्वाधिक उत्पादक जो क्षेत्र होंगे वो होंगे आपके एमपी होगा, दूसरे नंबर पे आपका यूपी होगा। एमपी, यूपी और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और राजस्थान। इसमें एक खास बात और समझिए आप, जो बहुत मोस्ट बात है कि चना जो है, मैंने बताया आपको उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है, यानी आपके पंजाब की बात करें, आपके हरियाणा की बात करें और आपके राजस्थान की बात करें, वहां पर चना होना चाहिए, खासकर उत्तरी राजस्थान में, लेकिन अब नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अगर आ जाए तो उसका कारण यह है कि हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति के बाद वह इंदिरा गांधी नहर के बाद, इंदिरा गांधी नहर के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में चना के स्थान पर या चने के स्थान पर अब गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। इसलिए क्या हो रहा है, अब यहां पर गेहूं का जो चना का जो उत्पादन क्षेत्र था, जो चना का एक फसली क्षेत्र था, वो कम हो रहा है। एक क्वेश्चन बनता है, तो हरित क्रांति के कारण क्योंकि गेहूं को प्राथमिकता मिली, चावल को मिली, और एक इंदिरा गांधी नहर के कारण, सिंचाई के कारण यहां पर चने की जगह हम गेहूं उगा रहे हैं। क्योंकि फर्क इतना सही है, पानी आ गया, पानी की अगर सुविधा मिल जाती है तो हम गेहूं की जगह, हम चने की जगह गेहूं को उगा लेते हैं। तो ये आपके पास में आ गया। अब इसमें अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरहर। क्या पढ़ेंगे? अरहर। देखिए, अरहर को हम लाल चना भी कहते हैं, लाल चना, और प्लस इसको पिजन पी भी कहा जाता है, पिजन पी भी कहा जाता है। और यह देश के मध्य व दक्षिणी भाग के शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। दक्षिणी भाग के शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक खास बात और इसके अंदर यह है कि यहां का जो प्रथम स्थान जो रखता है वो रखता है महाराष्ट्र। वो कौन रखता है? महाराष्ट्र इसके मतलब अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब आप इसमें यूं समझिए कि यहां पर अरहर हो गया, अरहर को हम तुर भी कहते हैं, अरहर को हम तुर भी कहते हैं। अब आपने इसमें चना पढ़ लिया दाल के अंदर, और चना पढ़ लिया, और आपने इसमें अरहर पढ़ लिया। तो आपने बेटा आज अपन ने फसल में पढ़ा, हमने मोटे अनाज पढ़ लिया और हमने दालें पढ़ ली। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आपके तिलहन फसलें लेकर आएंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो लेकर आएंगे, जो जिसको हम नकदी फसलें भी कहते हैं, और बाद में हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उसकी समस्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, और आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।